Welcome back to Study Time with Nikunj. Today again we are going to start with the new chapter of class 10th English, that is chapter number 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेक्चर को लिमिटेड टाइम में, और इस लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स होने वाले हैं क्लियर एंड यू विल स्कोर फुल मार्क्स इन एग्जामिनेशन. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो एज द नेम सजेस्ट, इस चैप्टर के जो हमारे राइटर है वो है नेल्सन मंडेला, ठीक है. और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये जो स्टोरी है ये साउथ अफ्रीका की स्टोरी है, ठीक है. अब जैसे कि अपने इंडिया में क्या था, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था. कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मतलब जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होते थे. वैसे साउथ अफ्रीका में ये एपेथाइट सिस्टम है. कौन सा सिस्टम है? ये एपेथाइट सिस्टम है. इसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो काले और गोरे के बीच में लोगों के जो स्किन कलर होता है उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना. जो लोग काले हैं, जो लोग गोरे हैं, उसके आधार पे भेदभाव करना. जो गोरे लोग होते थे वो खुद को सुपीरियर समझते थे, खुद को बड़ा समझते थे, और जो काले लोग होते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे. तो ऐसा कुछ सिस्टम था अपने साउथ अफ्रीका में. फिर वहाँ पे सीन में आते हैं नेल्सन मंडेला. इनके साथ और भी कुछ लोग आते हैं जिनको आप फ्रीडम फाइटर्स, रिवोल्यूशनरीज बोल सकते हो. ये सारे लोग आते हैं और वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, और इनकी मेहनत के बदौलत क्या होता है, साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी आ जाती है. डेमोक्रेसी आने के बाद क्या होता है, सबको इक्वल राइट्स मिल जाते हैं, सबको बराबर के राइट्स मिल जाते हैं. और फिर साउथ अफ्रीका में इलेक्शंस होते हैं, और जिस इलेक्शंस में नेल्सन मंडेला की जो पार्टी है, कौन सी पार्टी है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये 252 सीट जीती आउट ऑफ 400. और नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के पहले फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं. सबसे पहले काले राष्ट्रपति, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला बनते हैं साउथ अफ्रीका में. लेकिन ये जो दिन आया साउथ अफ्रीका में, जो डेमोक्रेसी आई, ये एक दिन में नहीं आई, बहुत सालों का स्ट्रगल लगा. और वो जो स्ट्रगल है, वो अपनी जो स्ट्रगल की कहानी है उसको बताने के लिए यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने ये चैप्टर लिखा है, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन इसको. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. तो 10th मई का दिन था, सुबह का समय था. डॉन मतलब सुबह का समय था. सुबह बहुत अच्छी, ब्राइट एंड क्लियर था, मौसम बहुत अच्छा था, सूरज की रोशनी थी. और वहाँ पे नेल्सन मंडेला बता रहे कि बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स, बहुत सारी दुनिया भर के इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ साउथ अफ्रीका आए हुए थे. क्यों? क्योंकि जो नई डेमोक्रेसी साउथ अफ्रीका में आई है, तो अब ओथ टेकिंग सेरेमनी है, सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है. तो उसमें दुनिया भर से सारे लोग, सारे नेता, सारे लीडर्स, सारे अच्छे अच्छे लोग साउथ अफ्रीका पहुँचे हुए हैं. और ये साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में सबसे बड़ी गैदरिंग है इंटरनेशनल लीडर्स की. जो सारे लोग आए हुए हैं आज साउथ अफ्रीका में इस हिस्टोरिक मोमेंट को देखने कि यहाँ पे कैसे एक नई गवर्नमेंट बन रही है. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was a site of rainbow gathering of different colors and for the installation of South Africa's फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट. अब जो सारी जो इनाग्रेशन की जो प्रोग्राम हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वो एक सैंडस्टोन से बने हुए एम्फी थिएटर में. एम्फी थिएटर मतलब एक बिल्डिंग जो बिना रूफ की होती है, और जिसमें जैसे कि क्रिकेट का स्टेडियम देखा है, वहाँ पे जिस तरीके से होता है ना, स्टेप बाय स्टेप लोग बैठे रहते हैं, उस तरह का जो एक बिल्डिंग को आप बोल सकते हो एम्फी थिएटर. तो एम्फी थिएटर में ये सारा जो है प्रोग्राम होने वाला. और ये कहाँ पे, सिटी का नाम क्या है, प्रिटोरिया. सालों से ये वाइट सुप्रीमेसी का कैपिटल रहा है, मतलब कि वाइट्स जो लोग होते थे उनकी ये राजधानी थी, वहाँ से ये लोग रूल करते थे. और अब यहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट शपथ लेने जा रही है जिसके प्रेसिडेंट एक ब्लैक, नेल्सन मंडेला, जो ब्लैक हैं. और अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट. नॉन रेशियल मतलब कि अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कलर के बेसिस पे भेदभाव अब नहीं होगा, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में बनने जा रही है पहली बार. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. तो उस दिन उनके साथ उनकी जो डॉटर थी ज़नानी, she was also with her father Nelson Mandela. वो भी अपने फादर के साथ उस दिन थी. On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as the second deputy president. तो सबसे पहले शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ तो मिस्टर डी क्लर्क थे, उन्होंने सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली. मतलब प्रेसिडेंट के बाद दो डेप्यूटी प्रेसिडेंट यहाँ पे साउथ अफ्रीका में थे, तो सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ मिस्टर डी क्लर्क ने ली. देन ताबो मकामी वॉज सॉन इन एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. तो जो पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी अपनी
प्लेज ली और अब नेल्सन मंडेला की बारी थी जो कि प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. अब जब नेल्सन मंडेला की बारी आई तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को ये शपथ दी कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो उसकी वैल्यूज़ है हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेंगे. और साउथ अफ्रीका में ये जो एक पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है, जो नॉन रेशनल गवर्नमेंट बनी है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे. और देखो वो फिर क्या कहते हैं. अब ये एक्चुअल वर्ड्स हैं नेल्सन मंडेला के. क्या कि टुडे ऑल ऑफ अस डू हियर बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी out of the experience of extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society which all humanity will be proud. अब वो क्या कह रहे हैं कि जो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ना वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था. क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से क्यों था, क्योंकि मतलब दुनिया में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मतलब डिजास्टर का मतलब क्या होता है, जो बहुत बड़ी आपदा. और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब कि बहुत अजीब सी आपदा थी. क्या कि जो काले लोग होते थे वो जो गोरे लोग होते थे वो काले लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, जो गोरे लोग होते थे वो काले लोगों को परेशान करते थे. क्यों? क्योंकि सिर्फ कलर का डिफरेंस था और उसकी वजह से काले लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानियां, जो ब्लैक स्किन लोगों को उतनी परेशानियां झेलनी पड़ती थी. और अब कह रहे हैं कि नेल्सन मंडेला कि हम एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जिसपे पूरी ह्यूमैनिटी, पूरे मानव समाज को जिसके ऊपर गर्व होगा, विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. सारे इंसानों को जिस पे गर्व होगा, हम एक ऐसी सोसाइटी साउथ अफ्रीका के अंदर बना के दिखाएंगे. ठीक है. वी हु वर आउटलॉज not so long ago and have been given the rare privilege to host the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possessions with the people of our country of what is after all a common victory of justice, peace and human dignity. अब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि we who were outlaws, इसका मतलब कि जैसे कि देखो जिनको समाज से बाहर निकाल दिया एक टाइप से, जैसे कि देखो सब साउथ अफ्रीका में ये जो सिस्टम था ना तो बहुत सारी जो कंट्रीज थी उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन साउथ अफ्रीका से तोड़ लिए कि ये लोग कैसे गंदे लोग हैं यार कि डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो भी कलर के बेसिस पे. लेकिन अब जब साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी आ गई है, वहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई है कि जो सबका सम्मान करती है, तो इस चीज़ को चेरिश करने के लिए और एक नई गवर्नमेंट को अपना गुड लक बोलने के लिए दुनिया भर से लोग आए हुए हैं, इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए हैं. और नेल्सन मंडेला सबको थैंक यू कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे आए, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. और कह रहे हैं क्या कि ये पूरे इंसान, ये जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी, इंसानों के सम्मान की, ये सबसे बड़ी जीत है कि आज ये जो खराब सिस्टम था डिस्क्रिमिनेशन का वो हट चुका है और एक ऐसा सिस्टम हम लाएं जहाँ पे सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे. वी एट लास्ट अचीव्ड आर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, मतलब कि आज जो ब्लैक लोग हैं उनको भी पॉलिटिक्स में आने का मौका मिला. पहले उन लोगों को क्या था, उनको ये फ्रीडम नहीं थी, उन लोगों को हमेशा दबा के रखा जाता था. लेकिन आज ब्लैक लोगों को भी इक्वल राइट्स मिल चुके हैं. We pledge ourselves to liberate all our people from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. वो कहते हैं कि अपने लोगों को हम पोवर्टी से और जो भी तमाम परेशानियां साउथ अफ्रीका में उन सबसे बाहर निकाल के लेके आएंगे. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one another, one by another. वो क्या कह रहे हैं, 3 बार कह रहे हैं never, मतलब कि अब कह रहे हैं कि अब हम कभी भी एक ऐसा सिस्टम साउथ अफ्रीका में नहीं आने देंगे जिसमें एक लोगों को दूसरी कम्युनिटी की तरह दबाया जाता है. मतलब जो वाइट स्किन लोग थे, जो काले लोगों को परेशान करते थे, अब ऐसा सिस्टम हम कभी भी नहीं आने देंगे. हम एक ऐसा सिस्टम लाएंगे जिसमें सबको इक्वल राइट्स मिले. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. तो अपनी स्पीच में कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका का जो ये उगता हुआ सूरज है ये कभी डूबे ना और भगवान साउथ अफ्रीका को ब्लेसिंग्स दें. ठीक, अब आगे देखो. Few moments later, we all lifted our eyes in the awe of a spectacular array of South African jets. Helicopters and troop carriers roared in a perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of the pinpoint precision and military force, but a demonstration of military's loyalty towards democracy, to a new government that has been freely and fairly elected. अब वो कह रहे हैं कि जैसे देखो अपने यहाँ होता है ना रिपब्लिक डे, तो उसमें क्या होता है कि परेड निकलती है, सारे आर्म्ड हमारी फोर्सेस वहाँ पे आती हैं, एयरफोर्स आती है, सब अपने हथियार दिखाते, परेड निकलती है. तो यहाँ पे भी वही हो रहा है. अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका में नई गवर्नमेंट आई है तो वहाँ पे भी आर्मी परेड निकाल ली है, वहाँ पे साउथ अफ्रीकन जेट्स आ रहे हैं,
हेलीकॉप्टर्स, उनके ट्रूप्स, सब लोग आ रहे हैं। तो ये नेल्सन मंडेला क्या कहना है कि ये हमारी ताकत को तो दिखाता है, लेकिन ये मिलिट्री की लॉयल्टी भी दिखाता है। मतलब जो पहले मिलिट्री थी वो वाइट स्किन लोगों के लिए काम करती थी, एक ऐसी गवर्नमेंट के लिए काम करती थी कि जो लोगों को दबाती है, दूसरे लोगों को परेशान करती है। लेकिन अब जब साउथ अफ्रीका में पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई जो लोगों ने चुनी है, तो मिलिट्री भी उसका सम्मान कर रही है और मिलिट्री ने भी इस गवर्नमेंट को अपना जो है समर्थन दिया है, और मिलिट्री के लोग भी इसका सम्मान कर रहे हैं और इसके साथ खड़े हैं। तो ये उसका भी एक तरीके से डिस्प्ले है कि जब मिलिट्री इस परेड में हिस्सा लेती है तो ठीक है। Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chest begged with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years ago they would not have saluted me but arrested me. Finally, a shower of Impala jets left a smoke of trail in black, red, green, blue and gold ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अब क्या कह रहे हैं कि मिलिट्री के जो बड़े बड़े जनरल्स थे वो सामने आते हैं और नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करते हैं, क्योंकि नेल्सन मंडेला वहाँ के नए प्रेसिडेंट थे। लेकिन नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि कुछ सालों पहले ये जो ऑफिशियल्स थे ना, ये जो बड़े बड़े ऑफिसर है ना मिलिट्री के, ये नेल्सन मंडेला के पीछे पड़े हुए थे उनको अरेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ सालों पहले क्या था, वाइट गवर्नमेंट थी, वाइट लोग गवर्नमेंट थी, और नेल्सन मंडेला क्या थे, वो ब्लैक थे और वो उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। तो ये जो ऑफिशियल्स हैं जो पहले वाइट लोगों के लिए काम करते थे, वो नेल्सन मंडेला को पकड़ने के पीछे पड़े हुए थे, उनको अरेस्ट करने के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन आज जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट है तो ये लोग उसका सम्मान कर रहे हैं और ये लोग वहाँ पे आए हुए हैं नेल्सन मंडेला को सल्यूट करने के लिए। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो प्लेन्स आते हैं वो क्या करते हैं, जैसे आपने देखा ना रिपब्लिक डे पे जो हमारी एयरफोर्स के जो प्लेन्स आते हैं वो तिरंगा बनाते हैं, वो वाइट कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर की स्मोक आसमान में छोड़ते हैं और सब तिरंगा बनाते हैं। वैसे ही जो इनके जो जेट्स थे उन्होंने भी ब्लैक, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड, जो कि साउथ अफ्रीका के नेशनल फ्लैग में आप गूगल करके देखोगे तो ये सारे कलर्स उनके नेशनल फ्लैग में अवेलेबल है। तो इन कलर्स को आसमान में छोड़ते हैं और ये वहाँ का नेशनल फ्लैग आसमान में बनाते हैं। The day was symbolized for me by playing of two national anthems and the visions of white and singing Nkosi Sikelel' I Africa and black singing Die Stamp, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they one despised, they would soon know the lyrics by heart, words by heart. अब देखो उस दिन जो थे ना, वाइट स्किन पीपल और ब्लैक स्किन पीपल दोनों ने अपने अपने नेशनल एंथम्स, मतलब कि जो ब्लैक स्किन थे उनके पहले कुछ और नेशनल एंथम, उनके कुछ और पहले कल्चर रहा होगा, और ये जो वाइट स्किन है उनका अलग नेशनल एंथम था। और उस दिन उन दोनों ने साथ में अपने अपने नेशनल एंथम्स को गाया। इसका मतलब क्या है कि अब दोनों साथ मिलकर रहेंगे, अब जो कोई भी ये भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। अब वाइट स्किन पीपल और ब्लैक स्किन पीपल एक साथ रहेंगे। और वही कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि आज भले ही वो एक दूसरे नेशनल को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि वर्ड्स डिफरेंट हैं, तो वो एक दूसरे नेशनल को समझ नहीं पा रहे, लेकिन कुछ समय बाद जब ये लोग अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो इनको जो लिरिक्स हैं, जो वर्ड्स हैं, वो बाय हार्ट याद होगी, दिल से याद हो जाएगी। ठीक है। On the day of inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of the South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed the basis of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my 8th decade as a man, that system has been overturned forever and replaced by the one that recognizes the rights and freedom of all people regardless of the color of their skin. अब क्या बता रहे हैं कि देखो 20th सेंचुरी की पहली डिकेड में, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी मतलब समझते हो जो 1900s का टाइम था, उसमें उसके पहले डिकेड में यानी कि 1910 के अराउंड, इसमें फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड फ्यू और एंग्लो बोयर वॉर के कुछ एंड द फ्यू ईयर्स आफ्टर द एंग्लो बोयर वॉर, और एंग्लो बोयर वॉर के कुछ समय बाद ही, और जब नेल्सन मंडेला का जन्म नहीं हुआ था उस समय क्या हुआ, साउथ अफ्रीका के जो वाइट स्किन पीपल थे उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, मतलब हमेशा से लड़ाई झगड़ा नहीं था, इस टाइम पीरियड के अराउंड इन्होंने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम बनाया जब इन्होंने अपने सारे डिफरेंसेस को हटा के
ब्लैक लोगों को परेशान करने का शुरू कर दिया। और ये जो सिस्टम उन्होंने बनाया वो दुनिया का सबसे हार्शेस्ट इनह्यूमन सिस्टम था। मतलब इतना ज़्यादा परेशान किया ब्लैक स्किन लोगों को कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। सबसे हार्शेस्ट, सबसे इनह्यूमन सिस्टम इन्होंने बनाया वाइट स्किन लोगों ने ब्लैक स्किन पीपल के लिए। लेकिन आज क्या है, आज की डेट में जब हम प्रेजेंट डे की बात करते हैं तो जब 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड चल रहा है और नेल्सन मंडेला भी आज 80 साल के हो चुके हैं, 8th डिकेड उनका चल रहा है। नेल्सन मंडेला भी आज 80 ईयर्स के हो चुके हैं और 20th सेंचुरी का भी लास्ट डिकेड चल रहा है। उस समय एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में आ चुकी है जो हर इंसान की राइट्स को और उसकी फ्रीडम का रिस्पेक्ट करती है और किसी को भी कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। ठीक है, दैट डे हैड कम आउट टू द unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have so on many others, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and they were not able to see what their sacrifices has brought. अब वो कह रहे हैं कि जो दिन आया है आज साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में जब सबको बराबर की राइट्स मिल गए, तो ये ऐसे नहीं आया, एक इंसान की वजह से नहीं आया। हज़ारों लाखों लोगों ने, साउथ अफ्रीका के फ्रीडम फाइटर्स ने उसके लिए अपनी जानें दी, अपनी कुर्बानियाँ दी। और आज नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि वो एक तरह से दुखी भी हैं एक तरीके से। क्यों? क्योंकि उन सारे लोगों को वो थैंक यू नहीं बोल पाए, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है स्ट्रगल में, उनको थैंक यू नहीं बोल पाए कि और वो लोग भी आज वो देखने के लिए ज़िंदा नहीं है कि आज उनके सैक्रिफाइसेस ने, उनके बलिदान ने और साउथ अफ्रीका में एक ऐसा दिन लाया, एक ऐसा सुनहरा दिन लाया, एक ऐसा गोल्डन डे लाया है जब साउथ अफ्रीका में एक ऐसी गवर्नमेंट बन रही है जहां सबको इक्वल राइट मिल गया है और साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी आ चुकी है। द पॉलिसी ऑफ apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from the profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, that was it profounded the Oliver Tambo, Walter Sisulu, Chief Luthers, Yusuf Dados, Bram Fishers, Robert Sukuwes of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that like never be known again. अब कह रहे हैं कि ये जो एपार्थाइड का सिस्टम था जो लोगों को डिस्क्रिमिनेशन करता था, उससे कंट्री के लोगों पे और कंट्री पे एक बहुत गहरा जख्म भी हुआ। मतलब कि आज भले ही उन्होंने कह दिया कि अब से वाइट स्किन पीपल और ब्लैक स्किन पीपल सब साथ में मिलकर रहेंगे, लेकिन क्या इतनी जल्दी जो ब्लैक स्किन पीपल है वो सदमे से उभर पाएंगे? कि कुछ साल पहले ही ये जो वाइट स्किन लोग थे उनके ऊपर इतना अत्याचार करते थे वो तुरंत उसको भूल जाएंगे? नहीं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी आज चलो इस बात की खुशी है कि आज एक डेमोक्रेसी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि आज जो उन्होंने वाइट स्किन लोगों ने परेशान किया तो उसकी वजह से ही इतने अच्छे अच्छे फ्रीडम फाइटर्स ब्लैक्स में से निकले, यानी कि ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लूथर्स और आगे जो यूसुफ डाडोस, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सुबुके, ये सब फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये सब रिवॉल्यूशनरीज हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका में मेहनत की और जिनकी वजह से आज ये दिन आया है। ठीक है, तो ये सारे नाम सबको याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो नाम याद रखना, एग्जाम में लिखने के काम आ सकते हैं। सारे मत याद करो, मैक्सिमम 3 याद कर लो कोई भी। ठीक है, और बाकी एक्सेट्रा कर देना एग्जाम में। अब आगे देखो, Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Perhaps it requires such depth of operation. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. मतलब कि अगर किसी को परेशान किया गया तभी तो इतने बड़े बड़े लोग सीन में आए। मतलब जैसे देखो, हम अभी अपनी कंट्री में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, फ्रीडम फाइटर्स को देखते हैं, जैसे कि गांधी जी हो गए, भगत सिंह जी हो गए, लक्ष्मीबाई जी हो गई, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, नेताजी हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी। तो ये लोग कैसे आए? जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए, उन्होंने हमको परेशान किया, तभी तो इतने बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स हमारी कंट्री से निकले। अगर तुम सोचो ब्रिटिशर्स कभी आए ही ना होते तो क्या गांधी जी, तो क्या भगत सिंह जी, क्या लक्ष्मीबाई, क्या ये लोग सीन में आते? कभी कभी नहीं आते सीन में ना। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका में जब ब्लैक स्किन लोगों ने परेशान किया तभी तो वाइट स्किन जब वाइट स्किन लोगों ने परेशान किया लोगों को तभी तो ब्लैक स्किन लोगों में से इतने बड़े बड़े महान महान हस्तियां निकल के आई। तो मतलब कि देखो, बड़े बड़े कैरेक्टर्स को बनने के लिए, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज को डेवलप होने के लिए उनको थोड़ा सा परेशान करना भी एक तरह से एक पॉजिटिव वे में दिख रहे हैं नेल्सन मंडेला को, कि लोगों ने इतना परेशान किया तभी तो इतने बड़े बड़े लोग आए। सोना जब आग में तपता है तभी तो सोना बन के आता है, निखर के आता है। वही यहाँ पे बात हो रही है।
कि जब उतना लोगों को परेशान किया गया तभी तो ब्लैक स्किन लोगों में से इतने बड़े बड़े रिवोल्यूशनरीज, इतने बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स निकल के बाहर आए। ठीक है। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। अब कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जो है वो नेचुरली जो मिनरल्स हैं, जो जेम स्टोन्स है, उनमें बहुत रिच है, लेकिन जो सबसे बड़ी जो कंट्री की स्ट्रेंथ है वो क्या है? वहाँ के लोग। किसी भी कंट्री की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है? वहाँ के लोग। अगर लोगों के अंदर देशभक्ति है, लोगों के अंदर अपने देश के लिए लेके कुछ करने का डिटर्मिनेशन है, तो वो अच्छा करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर कंट्री को चाहे कुछ भी सब बर्बादी हो जाएगा। तो साउथ अफ्रीका में क्या है? साउथ अफ्रीका के लोगों को कह रहा है कि ये लोग प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा अच्छे हैं। कौन कह रहा है? नेल्सन मंडेला कह रहे हैं अपने लोगों को। ठीक है। If these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage, time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not who does not feel afraid, but the one who conquers that fear. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स आ रही हैं, देखो कौन सी। द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला? कि करेज मतलब हिम्मत वाला, उसे कह सकते हैं। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मतलब कि कौन? बहादुर वो नहीं जिसको डर नहीं लगता, लेकिन असल में बहादुर वो है जो अपने डर पे जीत हासिल करके आगे बढ़ सकता है। मतलब डर तो हर इंसान को लगता है, लेकिन बहादुर कौन है? जो उस डर को जीत सके। करेजियस इंसान कौन है? जो अपने फियर को हरा कर उससे आगे निकल सके, वो असली बहादुर इंसान है। और यही रियल मीनिंग है करेज की। ठीक है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन because of color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they learn to hate, they can be taught to love. For love more naturally comes to the human heart, that's its opposite. Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but can never be extinguished. कह रहे हैं कि देखो, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि इंसानों को, कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो शुरू से ही किसी को उसके बैकग्राउंड, उसके रिलीजन, उसके कास्ट, उसके स्किन कलर की वजह से नफरत करता हुआ पैदा नहीं होता। हर इंसान को देखो नफरत करनी सिखाई जाती है। मतलब कि देखो, अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसको क्या पता यार कि सामने वाला बंदा किस रिलीजन का है, किस कास्ट का है, उसका स्किन कलर है तो मैं सुपीरियर हूँ, वो छोटा है। ये सब बातें किसी को कोई बचपन से सीख के नहीं आता। ये सब लोगों को सिखाई जाती है, लोगों के दिमाग में भरी जाती हैं। तो लोगों को नफरत करना एक तरीके से सिखाया जाता है। तो अगर लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है तो उनको प्यार करना भी तो सिखाया जा सकता है, उनको प्यार से रहना भी तो सिखाया जा सकता है। और जो लव है ना, वो तो ह्यूमन हार्ट में और नेचुरली आता है। क्यों? इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब नेल्सन मंडेला को और उनके साथियों को जेल में बंद कर दिया जाता था तो उन्होंने एक गार्ड के अंदर, उसकी आंखों के अंदर एक इंसानियत की झलक देखी, एक दया देखी अपने प्रति। क्यों? भले वो एक सेकंड के लिए थी, लेकिन उनके मन में ये आया कि देखो वो जो गार्ड है, जो व्हाइट स्किन लोगों के लिए काम करता है और जो मुझे जेल में डाल रहा है, उसकी आंखों में भी मेरे लिए एक दया की भावना है, एक ह्यूमैनिटी है। उसको भी मेरे पर एक सेकंड के लिए, भले उसको मेरे पर तरस आई है। तो क्या है कि हर इंसान के अंदर जो अच्छाई होती है वो छिप सकती है, लेकिन कभी भी खत्म नहीं हो सकती। मैंस गुडनेस इज द फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड। इंसान की अच्छाई छिप सकती है लेकिन कभी खत्म नहीं हो सकती। हर इंसान के अंदर इंसानियत होती ही है और तभी वो इंसान है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। In life, every human has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and the obligation to his people, his community, his country. अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखो, अब जो यहाँ लास्ट की कुछ लाइन्स आ रही ना इस पेज से, अब ये सारी लाइन्स हैं जो इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से। अब ये ट्विन ऑब्लिगेशंस का जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है नेल्सन मंडेला कि हर इंसान के ऊपर ट्विन ऑब्लिगेशन यानी कि दो जिम्मेदारियां होती हैं। ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी। हर इंसान के ऊपर दो जिम्मेदारियां होती हैं। कौन कौन सी? पहली जिम्मेदारी होती है अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ, अपने चिल्ड्रंस के प्रति, है ना। मतलब अगर आपके, और दूसरी होती है अपनी कंट्री, अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों के प्रति। मतलब हम आज देखो, आप बड़े हो गए तो आपके ऊपर दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। पहली क्या? अपनी फैमिली की, क्या आप अपनी फैमिली को सस्टेन करो, उनकी ज़रूरतें पूरी करो। लेकिन दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इंडियन हैं तो हमारे लिए क्या कि हम अपने देश के प्रति भी कुछ अच्छा करें, अपने लोगों के प्रति भी कुछ अच्छा करें। तो दो जिम्मेदारियाँ होती हैं, एक फैमिली के प्रति और एक कंट्री के लिए।
तो वही कह रहे हैं नेल्सन मंडेला भी कि इनके ऊपर भी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, एक अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स वाइफ बच्चों के लिए, और दूसरी अपनी कंट्री के लिए, अपनी साउथ अफ्रीका के लिए, अपनी कम्युनिटी ब्लैक स्किन लोगों के लिए भी इनके ऊपर तो दो जिम्मेदारियाँ होती हैं, और ये हर इंसान के ऊपर ये होता है. In a civil and a human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. अब कह रहे हैं कि लेकिन साउथ अफ्रीका में हम ये नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब वाइट स्किन लोगों का राज था ना, तो अगर कोई ब्लैक स्किन पर्सन इंसानों की तरह जीना भी चाहता था, मतलब कि बेसिक नेसेसिटीज़ उसको अगर चाहिए होती थी तो भी वो उसको नहीं मिलती थी, उसको परेशान किया जाता था. मतलब अगर कोई ब्लैक स्किन इंसान, उसकी ज़िंदगी जानवर से भी बदतर थी, अगर वो इंसान की तरह जीना भी चाहता था ना, तो उसको उतना परेशान किया जाता था कि आप सोच भी नहीं सकते. तो इन जो ब्लैक स्किन लोग थे, जो काले लोग थे, उनकी ज़िंदगी जानवर से भी बदतर हो गई थी इस साउथ अफ्रीका में. ठीक है. इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनविटेबली रिप्ड ऑफ फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव इन अ लाइफ अपार्ट, a twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning to choose a place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, as a brother, as a father, and as a husband. अब क्या कह रहे हैं देखो कि I did not in the beginning choose to place my people above my family. अब कहने से मतलब कि वो सबसे पहले वो भी शुरुआत में वो भी एक फैमिली लविंग पर्सन थे, उनके लिए इतना ज़्यादा नहीं था कि पहले उनको कंट्री को सर्व करना है. लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनको तो इंसानों की तरह रहने भी नहीं दिया जा रहा, वो जो अपनी जिम्मेदारियाँ अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाइयों के लिए, एज अपनी वाइफ के लिए, वो जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तब इनके मन में आया कि मुझे इन ऐसी अत्याचारी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना चाहिए. और उस लड़ाई में ही ये धीरे धीरे इनका जो डेडिकेशन था वो अपनी कंट्री के प्रति भी आ गया. मतलब पहले कैसे थे, पहले एक फैमिली लिविंग पर्सन थे, लेकिन जब इनके साथ इतना अत्याचार हुआ तो ये फिर एक रेबेलियन, एक वहाँ के रिवोल्यूशनरी बन गए और गवर्नमेंट के खिलाफ उठ खड़े हुए. ठीक है. आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री. आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे आई कुड नो. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, free to swim in clear stream that ran through my village, free to roast meals under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed by father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws ऑफ मैन और गॉड. अब वो बता रहे हैं कि वो शुरू से गुलाम नहीं होता, मतलब अपने बचपन की अब बात बता रहे हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे, जब उनको जब इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि गवर्नमेंट कैसी है, क्या चीज़ें, इनके बारे में उनको कुछ पता नहीं था. जब छोटे बच्चे थे कह रहे तब इनके पास पूरी फ्रीडम थी. तभी अपनी मम्मी की जो झोपड़ी थी उसके अगल बगल जो बड़े बड़े फील्ड्स थे उसमें दौड़ते थे, कूदते थे, खेलते थे, कोई रोकता नहीं था इनको. ठीक है. रात में जो नदियाँ हैं उनमें तैरने के लिए जाते थे. तो अगर जब तक उनको उनके फादर और उनकी जो ट्राइब थी उसके जो रीति रिवाज थे उनको मानने में कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए उन्हें इस सब में कोई गुलामी नज़र नहीं आ रही थी. लेकिन असली मसला तब कब होता है कि जब वो एक यंग मैन, जब वो अपने टीनेज में आते हैं और फिर वहाँ से एडल्टहुड की तरफ जाते हैं, तब जब उन्हें पता चलता है गवर्नमेंट के बारे में, ये डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, तब वो उठ खड़े होते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ. ठीक है. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had been taken away from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted to freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, earning my keep, of marrying and having a family, and the freedom to be obstructed in a law that should not be obstructed in a lawful life. कह रहे हैं देखो, बचपन में तो ये पूरी फ्रीडम थी इनके पास कि दौड़ने, कूदने, खेलने की, ये सब की उनको कोई रोक टोक नहीं थी. लेकिन जब वो बड़े होते हैं तब उनको मालूम चलता है कि मेरी जो असली फ्रीडम थी ना, वो सब मुझसे छीन ली गई. मतलब क्या, मतलब कि ये जो उनको अपने मन से पढ़ने की, अपने मन से कहीं बाहर जाने की, रात में शहर में घूमने की, और अपने मन से शादी करने के लिए, अपने मन से
कोई अच्छी जॉब करने के लिए, इन सब की कोई भी फ्रीडम उनके पास नहीं थी, क्योंकि वाइट स्किन पीपल थे ना, उन्होंने इन लोगों को तो अपना गुलाम स्लेव बना के रखा था। इनको पढ़ने लिखने, इनको जॉब करने, इनको एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा घर, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए ऐसा कोई भी इनको फ्रीडम वाइट स्किन लोगों ने नहीं दिया था। तो एज अ स्टूडेंट जब ये बड़े हुए, थोड़े से एडल्टहुड में आए, तो इनको बस ये सब फ्रीडम चाहिए थी कि मुझे रात में घूमने की फ्रीडम होनी चाहिए शहर में, मुझे जो पढ़ना है मुझे वो पढ़ने की फ्रीडम होनी चाहिए, मुझे अच्छी शादी करने के लिए और अच्छी जॉब करने के लिए ये फ्रीडम होनी चाहिए। तो पहले इनकी बेसिक डिमांड्स ये सारी थी अपनी गवर्नमेंट से, ठीक है। और कह रहे हैं कि ये सब तो बेसिक चीज़ें होती हैं, एक लॉफुल लाइफ में इन सबको मना नहीं करना चाहिए। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली was I not but then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everybody who looked like did. This is when I joined African National Congress, and then it is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. अब बता रहे हैं देखो कि जब पहले तो उन्हें ये बेसिक फ्रीडम्स की मांगी कि मुझे शादी, मुझे अच्छी जॉब, अब पढ़ने और घूमने की फ्रीडम मिलनी चाहिए। फिर ये देखते हैं कि केवल इनकी फ्रीडम इनसे नहीं छीनी गई थी, लेकिन जो भी काले लोग थे, इनके भाई बहन और जो भी इनकी तरह दिखते थे, जो मतलब ब्लैक स्किन लोग थे, सबकी फ्रीडम छीन ली गई है। और फिर इनकी जो केवल अपनी पर्सनल चाहती फ्रीडम की, अब वो चेंज हो जाती है और अब ये डिमांड करते हैं कि मेरी पूरी कम्युनिटी को फ्रीडम मिलनी चाहिए, कि हम सब लोगों को अपनी लाइफ अच्छे से जीने के लिए फ्रीडम मिलनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। ये वहाँ की पार्टी है, जैसे हमारे यहाँ पार्टीज है ना, वैसे ये वहाँ की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। और फिर अब ये वहाँ पे स्ट्रगल शुरू कर दी कि हम सबको फ्रीडम दो, ठीक है। इट वॉज डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without home, that forced a life-loving man into a live like a monk. अब बता रहे हैं देखो कि जब उन्होंने अपनी वहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और जब वहाँ पे वो स्ट्रगल फ्रीडम फाइटर की लाइफ में आ गए, जब वहाँ स्ट्रगल करना शुरू कर दिए, तब इनका जो पर्सनालिटी थी नेल्सन मंडेला की, वो पूरी तरीके से चेंज हो गई। पहले कैसे थे, वो एक यंग मैन थे, थोड़े से डरे सहमे से, फ्राइटन यंग मैन, डरे सहमे एक जवान लड़का। लेकिन अब क्या, अब वो एक बोल्ड पर्सनालिटी उनके अंदर आ चुकी है। पहले क्या थे, पहले वो सारे रूल्स को फॉलो करते, लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, सारे रूल्स को फॉलो करने वाले। लेकिन अब क्या बन चुके हैं, अब वो क्रिमिनल टाइप बन चुके हैं। मतलब किसी को किसी की हत्या चोरी नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे थे, तो उनको क्रिमिनल गवर्नमेंट बोल देगी, तो वही गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। और एक फैमिली लविंग हस्बैंड थे, मतलब बीवी बच्चों को प्यार करने वाले एक फैमिली मैन थे। लेकिन अब क्या बन चुके हैं, तो मैन विदाउट अ होम। लेकिन अब उन्होंने घर वर सब छोड़ दिया, बस अपनी कम्युनिटी के लिए वो खड़े हैं। अब उन्होंने अपने घर, बीवी, बच्चे, पेरेंट्स सबको छोड़ दिया और अपनी कम्युनिटी के लिए बस खड़े हैं। और दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। और जिनको अपनी लाइफ से बहुत प्यार था, जो थोड़े डरे सहमे से, अब वो कैसे, अब एक मॉन्क की तरफ, एक साधु की तरफ, मतलब किसी जीवन से, किसी से मोह माया, सब कुछ छोड़ दिए। और अब केवल यही है, एक अंतिम चाह है कि मेरी कम्युनिटी को, मेरे लोगों को फ्रीडम दे दी जाए, उन्हें बराबर का सम्मान, उन्हें अच्छे से जीना, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना, ये उन्हें अलाउ कर दिया जाए। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my family were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them, and chains on all of my people were the chains on me. अब कह रहे हैं कि देखो, पहले जो थोड़ी बहुत फ्रीडम इन्हें मिली भी थी, ये बहुत, तो वो भी अच्छी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि इन्हें चाहिए था कि हमें पूरी फ्रीडम चाहिए कि हम अपने जो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ पूरी कम्युनिटी अच्छे से रह पाए, जो ब्लैक स्किन लोग हैं अच्छे से रह पाए, ठीक है। और कह रहे हैं कि अगर एक भी ब्लैक स्किन को लोगों के ऊपर अगर उसको फ्रीडम नहीं दी जाती है, तो एक तरीके से पूरी कम्युनिटी को एक तरह से ये बांधा गया है, उसको पूरी कम्युनिटी को फ्रीडम नहीं मिली है। और अगर पूरी कम्युनिटी को फ्रीडम नहीं मिली है, तो नेल्सन मंडेला को फ्रीडम अभी नहीं मिली है, ठीक है। अब यहाँ पे होपफुली ये लास्ट पैरा, हाँ। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred.
He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I'm not truly free. I'm not truly free if I'm taking away someone else's freedom, just as surely as I'm not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor must alike are robbed of humanity. अभी क्या कह रहे हैं कि देखो, जो ऑप्रेसर होता है, मतलब जो लोगों की फ्रीडम छीनता है, जो लोगों को परेशान करता है, वो भी फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँ तो देखो, वो भी देखो क्या है, नफरत के बंधन में बंधा हुआ है। जो दूसरे लोगों से नफरत कर जाए, जो लोगों को परेशान करता है, वो भी फ्री नहीं है, वो भी नफरत के बंधन में फंसा हुआ है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडाइस, मतलब जब हम किसी को बिना वजह परेशान करते उसको बोलते हैं प्रीजुडाइस। तो जो लोगों को जो दूसरे लोगों को परेशान करता है ना, वो भी नफरत के, वो भी बुराई के बंधन में, नफरत के बंधन में वो भी फंसा ही हुआ है। तो हमें जब हम ये बात करते हैं कि ब्लैक स्किन लोगों को फ्रीडम दो, तो उनको बराबर का रिस्पेक्ट दो, तो हम ये भी कह रहे हैं कि वाइट स्किन पीपल जो कि इस नफरत के बंधन में बंधे हुए हैं, जो ये बुराई के बंधन में बंधे हुए हैं, उनको भी अपनी बुराई से निकलने का, अपनी नफरत से निकलने का एक मौका मिलेगा। और क्या कह रहे हैं, द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड आर लाइक ड्रॉप्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। जो लोगों को परेशान करता है और जो परेशान हो रहा है, दोनों के अंदर एक तरह से ह्यूमैनिटी नहीं रह गई। क्योंकि जो परेशान हो रहा है, जिसको मारपीट पर जो ब्लैक स्किन लोग थे, उनके साथ तो कोई इंसान जैसा व्यवहार होता ही नहीं था। और जो वाइट स्किन लोग थे, जो ब्लैक स्किन लोगों को परेशान कर रहे थे, उनके अंदर भी ह्यूमैनिटी नहीं बची थी। तो ये बता रहे हैं देखो कि जो बुरे लोग हैं वो भी फ्री नहीं है, वो भी चैन से, जब अगर तुम के साथ बुरा करोगे तो क्या तुम चैन से रह पाओगे? कहीं ना कहीं तुमको भी बाद में अपने माइंड में वो बार बार परेशान करेगा कि मैंने किसी के साथ बुरा किया। तो तुम अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम भी अच्छे से नहीं रह पाओगे, तुमको भी परेशानियां होंगी, तुमको मेंटल पीस जो होता है ना, वो नहीं मिलेगा। ये लास्ट पैरा में बता रहे हैं। तो ये हमारी पूरा चैप्टर था। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स छोड़िए कमेंट सेक्शन में, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।